हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज है 14 अगस्त 2020 एंड आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं हम। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं डीप में डिस्कस करूंगा और जो मेरे को लगता है सिर्फ हेडर बताना चाहिए आपको, तो वो सिर्फ मैं हेडिंग और उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स लेट्स मूव इट फॉर टुडे। ओके, सो गेहलोत पायलट मीट अहेड ऑफ द की सेशन। जो आपको पता है राजस्थान में जो टर्मोइल चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो थे सचिन पायलट, वो डिफेक्शन का सब चल रहा था। अभी दोनों एक साथ आ गए हैं एंड दे आर दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। ठीक है, बट बीजेपी इज स्टिल गोइंग टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड बीजेपी सेज दैट ऐसी सरकार नहीं चलेगी। तो ठीक है, वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट द सरकार। Let's go to the next topic. PM announces taxpayers character. ये क्या है? taxpayers character क्या है? Prime Minister Narendra Modi on Thursday launched a transparent taxation honoring the honest platform that provides faceless assessment, faceless appeal and taxpayers character. ये basically ऐसा होगा कि यहाँ पे फेसलेस असेसमेंट होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको जाके शक्ल दिखा के ये करना पड़ेगा। वाई इज़ इट लाइक दैट? सो दैट अननेसरी दिस कैन बी अवॉइडेड। मतलब आप जैसे यूजुअली टैक्सेशन जो ये बोलते हैं ना, जो ऐसे जो टैक्स ऑफिसर्स रहते हैं वो टैक्स टेररिज्म इज़ द राइट वर्ड फॉर इट। टैक्स टेररिज्म करते कि आप इतना पैसा दे दो। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड a transparent taxation platform. It is a platform that provides faceless assessment. तो जिन लोग ने टैक्स नहीं भरे या जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर इज अर्जिंग पीपल हु हैव नॉट पेड टैक्स एंड हैव इनकम विच इज टैक्सेबल, so you have to come forward and pay it. Okay, so let's talk something about taxes. Okay, so how is tax in India classified? Taxes in India are classified basically on into two categories: direct taxes and indirect taxes. तो direct taxes कौन से होते हैं? और direct tax can be defined as a tax that is paid directly by an individual or organization to the imposing entity. Imposing entity मतलब usually government होती है। और डायरेक्ट टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक है, मेरा डायरेक्ट टैक्स कोई और नहीं भर सकता, सिर्फ मुझे भरना पड़ेगा। द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपॉन विच द टैक्स इज लेविड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द टैक्स पेमेंट। ठीक है, अब कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। ठीक है, डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू लिवाइंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा सोर्स पे कटते, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस? द टर्म इनडायरेक्ट हैज़ मोर देन वन मीनिंग. In the colloquial sense, an indirect tax such as sales tax, specific tax, value-added tax, good service tax is a tax collected by intermediary. Intermediary मतलब अगले वाला, जैसे रिटेल स्टोर, फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स सच एज कंज्यूमर। ठीक है, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं उसमें MRP ये ऐड करूंगा टैक्स और MRP फाइनल करूंगा, तो वो MRP जब आप भरोगे तो आप वो इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी भर रहे हो उसमें से। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स गो। द असेसमेंट सिस्टम सीक्स बाय क्या बोलता है ये? द असेसमेंट सिस्टम सीक्स टू एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिसेस बाय डूइंग अवे विथ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स मतलब क्या? बेसिकली जैसे होता है ना कि ये एक ही ऑफिसर ये टेरिटरी में है और ये कब से ये टेरिटरी में, तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो ऐसे नहीं, ये बोलता है कि अलग अलग टेरिटरीज को के टैक्स ऑफिसर्स को असाइन किया जाएगा इसमें। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। टेस्टिंग बिगिंस फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। जो अभी माइग्रेंट्स आ रहे हैं वापस दिल्ली में, तो उनकी टेस्टिंग हो रही है कोविड-19 की। तो क्या बोलते हैं? ऑन थर्सडे वर्कर्स अराइविंग एट आनंद विहार बस टर्मिनल वर टेस्टेड यूजिंग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग। तो what is rapid antigen testing is important for us. Let's discuss this.
So, what is rapid antigen detection test? It is a point of care test performed outside the laboratory setting. Outside the laboratory setting मतलब उसको कोई laboratory setting नहीं चाहिए, इतने machines या ऐसे कुछ नहीं चाहिए. It is a quick diagnostic test on swabbed nasal samples. Swabbed nasal samples से it detects antigens that are found on or within the SARS-CoV-2 virus. ठीक है. एंटीजेंस क्या होते हैं बेसिकली? एंटीजेंस आर फॉरेन सब्सटेंसेज दैट इंड्यूस एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी. ठीक है, दैट इंड्यूस एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी. एंटीजेंस फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, ध्यान में रखना. अभी ये रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR से डिफरेंट कैसे है? RT-PCR बेसिकली एक गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट है. ये बेसिकली सुपर्ब टेस्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19. Like RT-PCR, the rapid antigen detection test 2 seeks to detect the virus rather than the antibodies produced by the body. मतलब RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट ये दोनों वायरस डिटेक्ट करते हैं, ना कि एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. While the mechanism is different, the most significant difference between two is time. mechanism दोनों का अलग अलग है, बट टाइम डिफरेंस है. जैसे RT-PCR अपने को 2 से 5 घंटे में रिज़ल्ट देता है, वेराज हमको रैपिड ये जो एंटीजन टेस्ट है वो कितने में देता है? 30 मिनट्स में अपने को रिज़ल्ट देता है. ठीक है, बस दैट्स ऑल. राइट प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर्स. द हाई कोर्ट टेल्स ओडिशा गवर्नमेंट टू इशू सर्कुलर टू डॉक्टर्स. यार आपके जो जैसे लिखते हो, हाई कोर्ट ने ओडिशा गवर्नमेंट को बोला है कि डॉक्टर की भाषा समझ में नहीं आ रही, तो आप उनको बोलिए कैपिटल लेटर में लिखने के लिए. फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू डेसिफर मेडिकल रिकॉर्ड्स, द ओडिशा हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू अ सर्कुलर आस्किंग डॉक्टर्स टू राइट प्रिस्क्रिप्शंस इन कैपिटल लेटर्स एंड इन एन एम्बिग्यूअस मैनर. ठीक है. Such illegible handwriting in medical records has propensity to have adverse medico-legal implications. मतलब basically जो the High Court wants to say to the Odisha government that जो doctors जो अपने medical reports है जो भी submit करते हैं to the court, it should be properly read so that it could be understand good. मतलब उसको ट्रांसलेट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए. द कोर्ट फील्स दैट इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द एंटायर physician community needs to go the extra mile and make conscious efforts to write prescription in good handwriting, preferably in capital letters, the judgment said. ठीक है. In Odisha hotspot, 1/3 of population has antibodies. So क्या बोलते हैं, ओडिशा हॉटस्पॉट में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एंटीबॉडीज़. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ एंटीबॉडीज. तो क्या बोलते हैं बेसिकली, एंटीबॉडी इज़ नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ठीक है. दे आर लार्ज वाई शेप्ड ब्लड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स. आपको बहुत ध्यान रखना है क्या है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन. They are what? They are Y-shaped blood proteins produced by plasma cells. They bind to foreign particles and invade them. जो भी foreign particles मतलब बाहर से particles आते हैं. कौन से particles? हमने ऊपर पढ़ा था एंटीजन. ठीक है, जो बाहर से particles आते हैं, these particles are foreign bodies get attract by antibody. मतलब ये antibody हमारी उनसे ये करके हमारी एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ती है बेसिकली. ठीक है. प्लाज्मा ये करता है उसको. हीट स्ट्रेस इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन AC अपसेट एनर्जी बजट, सेज द स्टडी. क्या बोलता है? हीट स्ट्रेस इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन AC अपसेट एनर्जी बजट. मतलब ज़्यादा AC यूज़ किया, इसके लिए बिल ज़्यादा आ गया है, ऐसे स्टडी बता रहा है. मतलब एनर्जी बजट ज़्यादा हो गया, मतलब यूसेज ज़्यादा होगी. डिमांड इन 2020 लेस देन प्रीवियस ईयर्स बट मार्जिन रिड्यूस. Demand in 2020 is less than previous year, but the margin is reduced. So let's talk about heat wave. Usually when we talk about heat stress and dependence on energy, so let's talk about heat wave. So what is a heat wave? Heat wave is a period of abnormally high temperatures
more than normal maximum temperatures that occurs during summers in the northwestern and south central parts of India. ठीक है. हीट वेव कभी आते हैं बेसिकली बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम केसेस इट इज़ टिल जुलाई. मार्च से जुलाई तक होती है. द हीट वेव, अभी क्राइटेरिया क्या क्या है हीट वेव्स के लिए. द हीट वेव कंसिडर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स. मतलब प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर पहुंचा तो हीट वेव है. एंड एटलीस्ट 30 डिग्री फॉर हिली रीजन्स, एंड हिली रीजन्स में 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो हीट वेव कंसिडर किया जाएगा. इफ़ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन इज लेस दैन और इक्वल टू 40, then an increase in 5 to 6 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर टू बी हीट वेव कंडीशन. मतलब नॉर्मली अगर प्लेन में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और एक इंक्रीज़ हो गई 5 से 6 डिग्री में, नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री में इंक्रीज़ हो गई तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज हीट वेव. फर्दर अ 7 डिग्री और मोर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर इज एज सीवियर हीट वेव. मतलब 5 से 6 डिग्री नॉर्मल ये हीट वेव हुआ, अगर 60 डिग्री और उससे ज़्यादा हुआ तो सीवियर हीट वेव कंडीशन होगी. If the normal temperature of the station is more than 40 degrees Celsius, then an increase in 4 to 5 degree from the normal temperature is considered to be heat wave. Further, an increase 6 degree or more considered to be severe heat wave condition. Additionally, if the actual maximum temperature remains 45 degrees Celsius or more, अगर actual maximum temperature, maximum we are talking about, okay, temperature remains 45 degree of more, irrespective of normal maximum temperature, irrespective of normal, a heat wave is declared. ठीक है. 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो नॉर्मली हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी. डेथ ऑफ 3 सिस्टर्स 2 years ऑन, फादर स्टिल मिसिंग. 2 साल पहले 3 बच्चों की डेथ हुई थी दिल्ली में. किससे डेथ हुई थी? बेसिकली माल न्यूट्रिशन से. ठीक है. कितने साल के बच्चे थे? 8 साल के थे, 4 साल की थी और एक 2 साल की थी. 3 बच्चे थे. ठीक है. तो here the topic is about malnutrition. We'll talk something about malnutrition, which is important. अब malnutrition क्या होता है? It refers to deficiency, excess or imbalance in a person's intake of energy or nutrients. Remember this point, deficiencies एंड एक्सेसेस एज वेल. मतलब डेफिशिएंसी मतलब कम होना या ज़्यादा अमाउंट में भी लेना इज़ माल न्यूट्रिशन. यूजुअली हम ऐसे सोचते हैं कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ कम लिए तो माल न्यूट्रिशन नहीं, अगर ज़्यादा हुआ किसका इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स तो भी माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन कवर्स 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंडीशंस दैट आर गिवन बिलो. एक तो है अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है? द कैटेगरी कवर स्टंटिंग. स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के हिसाब से उसकी हाइट प्रॉपर नहीं है, उसको स्टंटिंग बोला जाता है. ठीक है. स्टंटिंग इज़ लो हाइट फॉर एज. वेस्टिंग इज़ लो वेट फॉर हाइट. मतलब वेट जितनी तेरी हाइट है उतनी वेट नहीं है तेरी, तो वेस्टिंग है. ठीक है. हाइट के हिसाब से तेरी वेट कम है. अंडर वेट, लो वेट फॉर एज. अंडर वेट, लो वेट फॉर एज मतलब तेरी एज जितनी है उसके हिसाब से तेरी वेट नहीं है, तो अंडर वेट हो गया. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसीज. ये आता है किसमें? अंडर न्यूट्रिशन में. एंड अदर्स दूसरी कैटेगरी है अदर्स. द कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी. ओवरवेट मतलब ज़्यादा वेट होना, ओबेसिटी मोटापा, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड कैंसर. तो ये आते हैं माल न्यूट्रिशन में. तो ये होगा हमारा टॉपिक माल न्यूट्रिशन का. इन्फेंट रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग ट्रैफिक मल्टीपल टाइम्स. तो क्या हुआ था रिसेंट अभी दिस वीक, एक फादर ने अपने 2.5 month की बच्ची को, अपनी डॉटर को 40,000 रुपीज़ में बेच दिया. दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बट देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू इट दैट ही हैज़ डन रॉन्ग. बट ही सेज दैट उसकी 2 जो बच्चियाँ थी, इसके पहले भी 2 बच्चियाँ थी, दे आर नॉट वेल टू डू एंड दैट इज़ द रीज़न ही डिड दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट human trafficking. Human trafficking is the third most challenging organized crime in the world. ये 3rd रैंक पे आता है
ऑर्गेनाइज क्राइम इन द वर्ल्ड। और पहले दो कौन से आते, पहला बीइंग ड्रग्स एंड सेकंड बीइंग वेपन्स। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया अंडर आर्टिकल 23(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1946। 23(1) में और इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। ठीक है, इसके हिसाब से आर्टिकल 23 रिलेवेंट लॉज कौन से हैं इसके लिए, एंड ट्रैफिकिंग के लिए, एंटी ट्रैफिकिंग के लिए 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 25 सेक्शन इन IPC such as 366A, 366B, 370 and 374. Section 370 and 370A of the Indian Penal Code provides for comprehensive measures to counter the menace of human trafficking, including trafficking of children for exploitation in any form, including physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery, servitude or forced of removal of organs। ठीक है, तो ये हमारा ने ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ी सी बात की। तो 23 एंड 24 याद रखना। 56 जुवेनाइल्स होम इनमेट्स टेस्ट पॉजिटिव। तो 56 इनमेट्स एंड होम गार्ड ऑफ ए जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन। जुवेनाइल मतलब जो क्राइम्स करते हैं बच्चे बट वो 18 साल के नीचे उनकी एज रहती है, उनको जुवेनाइल बोला जाता है। तो अभी हम सब जुवेनाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2015 में अमेंड किया गया है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। द एक्ट ने क्या अमेंड किया, चेंज द नॉमेनक्लेचर ऑफ जुवेनाइल टू चाइल्ड एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको मेंस में भी पूछ सकता है। द एक्ट डिफाइंड ऑर्फन्ड, सरेंडर एंड अबंडन्ड चिल्ड्रन। It also gave definitions for petty, serious and heinous crimes by children। ठीक है, डेफिनेशन दिया उन्होंने, वो क्लैरिफाई किया कि पेटी क्या होता है, सीरियस और हीनियस क्राइम्स क्या होते हैं चिल्ड्रन। अ हीनियस ऑफेंस इज वन दैट अट्रैक्ट्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 7 years imprisonment अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉज। अ सीरियस ऑफेंस 3 to 7 years and a petty offense up to 3 years। ठीक है, the act gives more clarity on the functions and power of the Juvenile Justice Board and the Child Welfare Commission। तो Juvenile Justice Board क्या बोलता है, it is a body before which children detained or accused of crime are brought। ठीक है, एक बॉडी है, इनके सामने पहले बच्चों को लेके आया जाता है जो अक्यूज्ड है एक क्राइम की या डिटेंड है। द एक्ट as a separate code for juvenile since they cannot be taken to a regular criminal code। तो एक्ट, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, ये कौन है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे एक्ट करता है, बेसिकली इट एक्ट्स लाइक अ कोर्ट, सेपरेट कोर्ट्स। ठीक है, बिकॉज दे कैनॉट बी टेकन, द चिल्ड्रंस कैनॉट बी टेकन टू द कोर्ट। द बोर्ड comprises of judicial magistrate of first class and 2 social workers, one of whom at least should be a woman। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का एंड 2 social workers, उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। द बोर्ड इज़ टू बी अ चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस एंड नॉट इंटिमिडेटिंग फॉर चाइल्ड। मतलब चाइल्ड को डर नहीं लगना चाहिए, इट शुड बी अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, द स्टेट गवर्नमेंट सेट अप दीज कमिटीज इन डिस्ट्रिक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप दीज कमिटीज। द कमिटीज हैव पावर टू डिस्पोज ऑफ cases for care, protection, treatment, development and rehabilitation of children। The act provides for efficient organized system for important है Juvenile Justice Act 2015 Amendment Act। It provides for organized system for adoption of orphaned, surrendered and abandoned children। मतलब adoption के लिए भी ये करता है। It also makes it compulsory for all child care institutions to be registered। जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है उनको रजिस्टर करने की मैंडेट देता है ये। एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इन द अमेंडमेंट एक्ट इज दैट प्रोवाइड्स फॉर माइनर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 टू बी ट्रीटेड एज अडल्ट इन द केस ऑफ हीरियस क्राइम्स। मतलब 16 से 18 साल के बीच में अगर वो माइनर ने अगर हीनियस क्राइम किया है तो ही और शी वुड बी ट्रीटेड एज अडल्ट। The act also gives the SCARA मतलब Central Adoption Resource Authority statutory status। statutory status मतलब by a statute, मतलब by law। ठीक है,
द एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ये हमने बात की. और आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी. अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 7 कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर एनी क्राइम. मतलब 7 साल के कम का एज का अगर कोई बच्चा होगा तो उसको कोई भी क्राइम के लिए ये नहीं किया जा सकता, ठीक है, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता इफ़ ही इज़ लेस देन 7 years. एमिड कोविड-19 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसिस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसिस जो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आयुष प्रसाद जी, उन्होंने बहुत अपना अच्छा आइडिया दिमाग लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसिस किया है. व्हाट डज दिस टॉक अबाउट? ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसिस के बारे में थोड़ा ये करते हैं, ठीक है. when the COVID-19 pandemic has put the brakes on rural infrastructure development, मतलब rural infrastructure development पूरा बंद हो चुका है. It has kept pace in Pune's rural areas under APJ Abdul Kalam Pura. APJ Abdul Kalam Pura मतलब PURA is what? Providing urban amenities in rural areas. PURA, providing urban amenities in rural areas. तो ये बेसिकली क्या है? पुणे का जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इट कैरिड आउट अ गैप एनालिसिस. गैप एनालिसिस मतलब कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है. एंड इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसेस टू प्लान रूरल वर्क इन ट्रांसपेरेंट मैनर वाइल ऑल्सो कोपिंग विद द पैंडमिक. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी में किया. एक किया इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल एंड नॉट नीडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट अवेलेबल एंड नीडेड, और तीसरा कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल बट नॉट इन सफिशेंट कैटेगरी. और फिर क्या बोला, ग्राम पंचायत को बोला कि आप आइडेंटिफाई कीजिए अवेलेबल लैंड एंड चेक फॉर क्लियर टाइटल एंड क्लियर पोजीशन डीड्स, ही सेड टू द ग्राम पंचायत. तो इस तरह से फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा. इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ पुणे हु इज़ आयुष प्रसाद, ठीक है. दिल्ली witnesses heaviest rainfall this monsoon. Very nice. As per the Indian Meteorological Department, India Meteorological Department, IMD, ठीक है. तो हम IMD के बारे में बात करेंगे. तो IMD बेसिकली कब आया था? इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1875. इट इज़ एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में आता है. And it is a principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. Seismology को भी ये करता है IMD. ध्यान रखना, seismology भी, ठीक है. Let's go to the editorial page. Right by birth, सुप्रीम कोर्ट का जो recent decision था, को पार्कनरी राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब बेसिकली जो जो होते हैं ना, जो राइट्स होते हैं वुमेन के टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात की. द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी corrects an obvious anomaly in interpretation of crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act of 1956, ठीक है. हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 को ये किया गया है. तो ये क्या बोलता है, डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर्स सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स. मतलब डॉटर का राइट वो बर्थ से ही है, उसके पापा जिंदा रहे ना रहे, दैट डजेंट मैटर, उसका राइट खराब नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स, इट रिजेक्टेड दैट कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन दैट ओनली डॉटर्स एंड co-parkeners who were alive on that day could get an equal share in property. ऐसे नहीं है, ठीक है. The court has rightly recognized that amendment conferred equal status as a co-parsoner on daughters in Hindu families governed by मिताक्षरा लॉ. मिताक्षरा लॉ बेसिकली कैसा लॉ है? मिताक्षरा लॉ बोलता है इट इज़ अ लॉ, इट इज़ it was I think it was proposed by Chanakya. I'm not sure, guys, you tell me when who proposed this, but it was proposed by Chanakya, and it says that a property would be given to son only. मतलब a son will give his son and his son will give his son and his son will give his son. That is Mitakshara law, and it was in the Hindu Act of 1956.
ठीक है. This led to interpretation that the daughter's coparcenary rights being prospective would not come in effect unless both coparcenor father and his daughter were alive. ये एक्ट क्या बोलता था कि जब तक बाप और बेटी दोनों जिंदा है तब तक ही है, अगर जिंदा नहीं है तो नहीं. The court's reasoning is unexceptionable. First, it locates the original of coparcenary rights in one's birth. Second, it finds that there is no necessity for pre-texer coparcenor to be alive. मतलब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, इतना ये नहीं लेना है. ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया कि जो बेटी है उसको जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल हिस्सा मिलेगा. ज़रूरी नहीं उसके फादर अलाइव हो या नहीं अलाइव हो, बट आपको बेटी को प्रॉपर हिस्सा मिलेगा जो भी इसमें है. ठीक है. एंड दे ऑल्सो सेड द डॉटर राइट्स आर द सेम एज दैट राइट्स ऑफ द सन एंड इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. ऐसे अपने इंडिया में कई स्टेट्स है जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन्होंने ऑलरेडी लेजिस्लेशन लेके आए थे. किस चीज़ के लेके? डॉटर्स का इक्वल शेयर को लेके लेजिस्लेशन लेके आए थे. तो इट वाज अबाउट दिस. Schools Without Freedom. This is written by Krishna Kumar. It's a beautiful this article written by Krishna Kumar. If a house need repair and the repairs are delayed for a long time, the house develops a force to haunt its inhabitants during adversity. ठीक है. Adversity में वो तकलीफ देगा. This analogy applies to the state of children's education. Decisions pertaining to it are dependent on structures designed to overlook local factors. These structures were forged to ensure total compliance, no matter how vast the system became and how diverse remained the demands served by it. Decentralization was routinely favored, but it did not touch the core aspects of education. Basically, author ये बोलना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई घर को रिपेयर की ज़रूरत है, तो अगर उसको सही टाइम पे रिपेयर नहीं किया जाएगा तो वो तुम्हारे गलत टाइम पे तुमको और गलत टाइम दिखा देगी. तो ये सेम एनालॉजी अप्लाई होता है किसके लिए? चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए. क्यों अप्लाई होता है चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है जैसे बनाया गया, इट इज़ फोर्स टू एंश्योर टोटल कंप्लायंस नो मैटर हाउ वास्ट द सिस्टम बिकेन एंड हाउ डाइवर्स. मतलब तुमको बस वो पिंजरे का पोपट टाइप ऑफ बनाया जाता है. सिंस ब्रिटिश डेज द ब्यूरोक्रेसी व्यू स्कूल फंक्शनरीज विथ द डीपेस्ट सस्पिशन. ब्रिटिश के टाइम पे डीपेस्ट सस्पिशन में देखते थे. क्यों देखते थे डीपेस्ट सस्पिशन में? उनको लगता था कि सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चल रही है स्कूल्स में. मतलब आपको वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश सिखाया जा रहा है, या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो बोला जाता है. नो मैटर हाउ सीनियर यू आर, योर जॉब इज़ टू साइलेंटली फॉलो द ऑर्डर्स एंड सर्कुलर इशूड बाय द डायरेक्टरेट एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड. ठीक है. क्या बोलता है? तो क्या बोलता है? ऑल मेजर प्रोसेस दैट अफेक्ट लाइफ एट स्कूल हैव स्ट्रेड फर्मली अंडर सेंट्रलाइज. मतलब जो भी अफेक्ट करता है स्कूल में, जो भी डिसीजन सेंटर लेता है अफेक्ट करता है स्कूल को, वो सेंट्रलाइज्ड है. सेंट्रलाइज्ड मतलब बस ऊपर से डिसीजन ले लिया, अभी हमें नीचे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. एंड एग्जाम बोर्ड्स हैव टाइटन देयर ग्रिप फर्दर. द मेट्रो सिटीज़ हैव बीन अफेक्टेड फार मोर देन अदर्स. मेट्रो सिटीज़ कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बट इट इज़ नाउ रिपोर्टेड टू बी स्प्रेडिंग इन मैनी डिस्ट्रिक्ट टाउन्स. ठीक है. No separate consideration of village needs seems possible in way of current crisis. क्या बोलते हैं author? No separate consideration of village needs seems possible in the current crisis. That is why all schools, urban and rural, have stayed closed since the last week of March. Cooked midday meals served to children at school have been replaced in many states by distribution of grain and मनी टू द चिल्ड्रन. मतलब ये जो मिड डे मील्स के जो देते थे, अभी उसके बदले पैसे और ग्रेन्स दे रहे. इफ़ विलेज स्कूल हैड सम ऑटोनॉमी, मैनी वुड हैव फाउंड लोकल कंडीशंस गुड इनफ टू अलाउ चिल्ड्रन टू कम फॉर देयर मील्स एंड स्पेंड सम टाइम स्टडिंग.
मतलब अगर आपने ये डिसेंट्रलाइज किया रहता डिसीजन कि स्कूल्स को, जहाँ पे मतलब स्कूल्स को ऑटोनॉमी दी रहती, या डिस्ट ये जो गांव है, विलेजेस को ऑटोनॉमी दी होती हुई थी, तो स्कूल्स चलते। क्यों स्कूल चलते? क्योंकि वहाँ पे कोई ये नहीं था, मतलब कोविड-19 नहीं आया था, अब तक कोई भी केस नहीं था, एंड दे वर सेफ इनफ। तो इफ़ दैट वाज अ केस, वो ठीक ठाक रह सकते हो, स्कूल भी चालू होती है और उनको खाना भी मिलता। नॉट ऑल लर्निंग हैड टू अकर इन क्लासरूम, सारी क्लासरूम ही सब कुछ है ऐसे भी नहीं है। आइडियोलॉजीज ऑफ मिनिमलिज्म आर आर्गुइंग दैट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आर व्हाट वी नीड टू फोकस in order to improve quality. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी वो पिलर स्ट्रांग होगा. A new coinage is learning loss which supposedly occurred in April May due to the lockdown. लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ये हुआ. Smartphones and laptops are new, but the idea that children's basic education needs are literacy and numeracy is certainly quite obsolete. The monsoon creates great opportunities for noticing, recording and examining nature. एग्रेट्स, एग्रेट्स मतलब वो जो वाइट कलर के बर्ड्स रहते हैं, फ्लाइंग एग्रेट्स बोलते हैं उनको. एग्रेट्स एंड अदर लार्ज बर्ड्स thread at leisurely places in wet paddy fields, looking looking for food. They are a joy to watch and sketch in their different postures, and come out of their subterraneous homes when the rain water floods them. Butterflies migrate in the season. These are just examples. There are 100 things to observe in plants and trees. मतलब ऑथर बेसिकली जो राइटर है, जो हमारे कृष्ण कुमार जी है, बेसिकली ये ही गिव्स अ डिफरेंट आइडिया फॉर एजुकेशन. एजुकेशन इज just not about sitting in a classroom and murmuring things. He has a his idea about education has a wide perspective. मतलब basically to inculcate the learning factor in children. Village teachers can bring great energy into pedagogy by encouraging children to spend time outdoors for assigned observation. ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बेटर होंगे. इफ़ सम चिल्ड्रन हैव अक्वायर्ड अ स्मार्टफोन टू रिसीव ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, दे कैन विजुअली रिकॉर्ड व्हाट दे नोटिस. Observation and reflection are good for promoting numeracy and literacy too. In fact, mathematics is learned best when you are excited about something and find it worth counting. The same is true of writing and reading. तो ऑथर क्या बोलते हैं आगे? We live in a time where learning outcomes are predefined and their attainment needs to be clerically proved with test. ठीक है, समझे? Curiously enough, technology enthusiasts have seldom spoken about the absence of basic learning equipment in our schools. जो बेसिक लर्निंग इक्विपमेंट्स है वही हमारे स्कूल में नहीं. समथिंग एज स्मॉल एज सिंपल एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज एलियन टू आवर प्राइमरी स्कूल्स. Aren't these also a part of education technology? Great expenditure is made on purchasing technology for schools, but it does not cover binoculars or microscopes. Beautifully said. कि बहुत सुपर्ब आप खर्चा कर रहे हो, बट बहुत सिंपल जो बेसिक चीज़ है, यू आर नॉट लुकिंग अपॉन देम. An experience that might expand or deepen a child's interest and understanding does not count as learning, whereas the ability to crack a test item does. Beautiful. If our schools fail to nurture a free, thoughtful mind among the young, one reason is that schools themselves have no freedom. And if pandemic compulsions guide broader decisions, teachers' bondage will get worse. Beautifully said. ठीक है, लेट्स गो टू ये हिस्टोरिक रैटिफिकेशन इज अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. किंगडम ऑफ टोंगा इज इम्पॉर्टेंट. किंगडम ऑफ टोंगा, वेयर इज किंगडम ऑफ टोंगा? किंगडम ऑफ टोंगा इज नियर द साउथ पैसिफिक ओशन. मतलब न्यूजीलैंड के ऊपर, एंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट के तरफ, फार नॉर्थ ईस्ट के तरफ आपको ये मिलेगा. Convention 182, which was adopted in 1999 annual International Labour Conference,
prohibits the sexual exploitation of children, trafficking, deployment in armed conflict. याद रखना, कन्वेंशन 182 adopted in 1999 annual international labor conference prohibits the sexual exploitation of children, trafficking, deployment in armed conflict and other conditions that compromise their overall well-being. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ये करने के लिए. Okay, let's go to another article. Okay, 5-member team to probe Kerala crash. So basically ये the aircraft accident investigation bureau. I wanted you guys to just एक छोटा सा information है. पहले DGCA करता था इसका, जो भी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन जो करता था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन करता था. बट एज अ मैंडेट, मतलब इंटरनेशनल एविएशन से उनको मैंडेट आया था कि देयर शुड बी अ बॉडी हु मस्ट बी लुकिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो DGCA हैज़ क्रिएटेड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द क्रैश विच इन्वॉल्व्ड एयर इंडियाज एक्सप्रेस 1344 flight which was which crashed last week. So let's go to another article. SC to pronounce verdict in contempt case. तो जो contempt case डाला था, किन पे डाला था? प्रशांत पे डाला था. ये तो contempt case के बारे में बात करें, बट हम बात करेंगे contempt क्या है. बेसिकली contempt of court क्या है. ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड है, GS पेपर 2. अब contempt के बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है. Article 129 grants Supreme Court the power to punish for contempt of itself. Article 142(2) enables the Supreme Court to investigate and punish any person for its contempt. Article 215 grants every High Court the power to punish for contempt of itself. However, the expression contempt of court has not been defined by the Constitution. And one more thing, the Supreme Court has given all the tribunals and courts power to charge, to punish if contempt of court. मतलब they have the powers to express contempt of court. As per the Contempt of Court Acts 1971, contempt refers to an offence of showing disrespect to the dignity or authority of the court. The act divides contempt into two. बेसिकली कंटेम्प्ट दो तरह के होते हैं. कौन से? सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट कौन से करते होते? कंटेम्प्ट होते इट इज़ विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस ऑफ अ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट. ठीक है. एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन से होते? इट इज़ एनी एक्ट विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट by lowering its authority, interference in due course of a judicial proceeding, and obstruction in the administration of justice. ठीक है, that is a criminal contempt. ED pushes plea against 2G acquittals. जो 2G स्कैम चल रहे थे जिसमें फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर A राजा अक्यूज थे, वो उसके लिए ED के ये चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक्सपीडिशन चल रही है हियरिंग. तो लेट्स टॉक अबाउट ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1956 एंड हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. बेसिकली ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दो लॉज देखता है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, मतलब फेमा और PMLA एक्ट देखता है. ठीक है. द डायरेक्टरेट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. ठीक है. द डायरेक्टरेट एनफोर्स रेगुलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, बट फेरा इज़ रिप्लेस्ड. फेरा जो रिप्लेस हुआ है फेमा से. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था. ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम ED. Cancellation of exams will hit students' future. UGC questions Delhi and Maharashtra. जो दिल्ली एंड महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एग्ज़ाम्स नहीं लेंगे फ़िलहाल बिकॉज ऑफ द COVID-19 स्ट्रेस. तो UGC हैज़ आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट कि क्यों नहीं ले रहे हो एग्ज़ाम. तो हम UGC के बारे में ज़रा बात करेंगे. व्हाट इज़ UGC? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, established in the year 1953 and is a statutory organization. कैसे statutory? मतलब ये एक्ट से आया था. ठीक है.
विच एक्ट? यूजीसी एक्ट ऑफ 1956. यूजीसी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन. The University Grants Commission provides for recognition to universities in India and disburses fund to recognize universities. उसके 6 रीजनल ऑफिसेज है: बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे. 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्लान किया कि यूजीसी को स्क्रैप करेंगे एंड उसके बदले एक नई बॉडी फॉर्म करेंगे. कौन सी? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. The attempts to formalize a national education system in India started during British Raj. The University Grants Commission was formed in 1945 to oversee the functioning of the 3 central universities. Basically 1945 में फॉर्म हुआ था, बट इंडिया के लिए 1953 में फॉर्म हुआ था. 53 ना? हाँ, 1953 में. 1945 में फॉर्म होके 3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रेख करता था: अलीगढ़, दिल्ली एंड बनारस. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस यूनिवर्सिटी. एंड 1947 में इट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़. अब नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट assesses and aggregates higher education institution in India. It is autonomous body funded by UGC and headquarter in Bangalore. मतलब UGC का एक फंडेड बॉडी है. कौन सा? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. ठीक है. ये क्या करता है? असेस एंड एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ऑस्ट्रेलिया शेयर्स एक्सपीरियंस ऑन 4G. मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 4G तो 2018 में बंद करवा दिए थे. 5G नॉट 4G, 5G. एट प्राइम मिनिस्टर्स वर्चुअल समिट इन जून. प्राइम मिनिस्टर जी का वर्चुअल समिट हुआ जून में. Both countries have signed a cyber-enabled critical technology framework agreement. Cyber-enabled technology framework agreement directly question आ सकता है. Along with comprehensive strategic partnership is with which country? तो it is with Australia. ध्यान रखना, ठीक है. India announces $550 million package for the Maldives. Maldives के लिए पैकेज इंडिया ने ये किया है. ठीक है. अनाउंस्ड कनेक्टिविटी मेजर्स फॉर इंक्लूडिंग एयर, सी, इंट्रा आइलैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन इन एन एफेक्ट टू हेल्प द इंडियन ओशन आइलैंड डील विथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19. ठीक है. एयर कनेक्टिविटी बबल फॉर ट्रैवल, डायरेक्ट फेरी सर्विस, अ सबमरीन केबल फॉर टेलीकॉम कनेक्टिविटी. असिस्टेंस फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP. क्या करेगा? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या करेगा? कनेक्ट माले टू 3 नेबरिंग आइलैंड्स, द बिगेस्ट सच प्रोजेक्ट फार. ठीक है. माले जो उनका ये है कैपिटल सिटी है, उसको कनेक्ट करेगा. कंसिडर मोर लैंग्वेजेस इन द गवर्नमेंट. ठीक है. चीफ जस्टिस कौन? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे ये बोलते हैं कि आप कंसिडर कीजिए, गवर्नमेंट को बोलते कि आप ज़्यादा लैंग्वेजेस कंसिडर किए. ये क्यों बेसिकली ज़्यादा लैंग्वेजेस कंसिडर किए? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक ये आया था ट्रांसलेशन के लिए ऑफ द हियरिंग चल रही थी, फाइल किया था किसी ने कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का ट्रांसलेशन इनटू ऑल 22 वर्नाकुलर लैंग्वेज भी आप करो. तो वो उसको देखते हुए चीफ जस्टिस शरद बोबडे जी ने बोला कि गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आप जो सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस उसमें ट्रांसलेट करो. एंड ट्रांसलेशन इज़ ए ईजीएस्ट टास्क. उसमें हमारे सॉलिसिटर जनरल ने बहुत अच्छी बात बोली थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा. जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, टू दिस Mr. Mehra quoted Albert Einstein that a translation cannot be as evocative as the original version. इतना evocative as the original version. मतलब ओरिजिनल वर्जन जितना ट्रांसलेशन इफेक्टिव नहीं होता है. बट हियर इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश टू आवर वर्नाकुलर लैंग्वेज. वन ऑफ द जजेस ऑफ द बेंच रिप्लाइड. मतलब ये तो हमारे खुद के लैंग्वेज में है तो क्यों नहीं होगा. ठीक है. सो दैट इज़ इट. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड
From November 20 to 28, officials of the Ministry of Information and Broadcasting said, but the format will be changed in the ongoing COVID-19 pandemic. तो बेसिकली कहाँ पे होने वाला है? गोवा में होने वाला है, एंटरटेनमेंट सोसाइटी. The festival is organized by Directorate of Film Festival in association with State Government's Entertainment Society of Goa. ठीक है, कब से चल रहा है? 1975 से चल रहा है. मेघालय हिट बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर. तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में आप पढ़ लीजिए, या आप नहीं पढ़ते तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी नहीं कर पाऊँगा एक्सप्लेन. सिर्फ इतना ध्यान रखना, अफ्रीकन स्वाइन फीवर मतलब affects only pigs and animals. It does not affect human beings. It is not transmitted to human beings. ठीक है, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में अभी आते रहेगा अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे. बाइडेन हैरिस वो टू रीबिल्ड अमेरिका, मतलब जो बाइडेन एंड कमला हैरिस बेसिकली ये अफ्रीकन इंडियो अमेरिकन है. मतलब ये इनकी मदर जो है वो इंडियन है, फादर अफ्रीकन अमेरिकन है. तो तमिलनाडु के से बिलोंग करती है बेसिकली. तो शी इज़ विद जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए. ठीक है. लेबनान पार्लियामेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन बेरूत. एज वी ऑल नो, बेरूत में जो एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम नाइट्रेट को लेके, एंड लेबनान में पार्लियामेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी. मिलिट्री गेट्स स्वीपिंग पावर्स एज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी राइजेज. मिलिट्री के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है वहाँ पे. इजराइल अटैक्स सैंक्शंस गाजा. इजराइल ने क्या किया है? अटैक किया है. किनको अटैक किया है? इस्लामिस्ट ग्रुप हमास इन गाज़ा. गाज़ा कहाँ पे? गाज़ा पट्टी है वहाँ पे. ठीक है, वहाँ पे अटैक किया है. एंड हॉल्टेड फ्यूल सप्लाईज टू एनक्लेव Thursday in the latest retaliation against firebombs suspended from balloons that have been released from the Palestinian territory. फ्रांस reinforces naval forces in the Mediterranean. फ्रांस ने अपनी नेवल शिप्स भेजी है. फ्रांस ने एज वेल एज ये यहाँ पे भी भेजी है. जो बेरूत में अटैक हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू मिशंस भेजे हैं. एंड मेडिटेरेनियन में भी फ्रांस ने अपनी नेवी खड़ी की है. क्यों खड़ी की है? बिकॉज दे बिलीव इन सिक्योर मैरीटाइम रूट. मतलब दे डोंट वांट देयर शिप्स एंड दिस टू गेट स्टक इन द मिडल. क्यों है? क्या कौन से टेंशंस है? ग्रीस एंड टर्की के बीच में टेंशंस हैं. ग्रीस एंड टर्की के बीच में एक गैस रिजर्व डिस्कवर हुई है, उसको लेके टेंशन है. मतलब ये बोलते हैं हमारी, वो बोलते हैं हमारी. तो हमें नहीं पता किसकी, आप डिसाइड कर लो किसकी है. ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड like the video if you like the content and like my explanation. And if you want any changes, do let me know. Thank you very much. Subscribe.